हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है और यहाँ पर हमारा पूरा फोकस है 70वीं बीपीएससी को लेकर। आपको पता है 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो यहाँ हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि हम लोग 38वीं बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर से 69वीं पीटी क्वेश्चन पेपर तक को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हर साल कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करें। और अभी जो हम लोग कर चुके हैं वो है 38वीं पीटी के क्वेश्चन पेपर से 43वीं पीटी क्वेश्चन पेपर्स तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 44वां पीटी क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में जाकर ले सकते हैं और इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सुनें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कि जिसके द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ। तो वो था 73वां संशोधन, ठीक है। कौन सा था? 73वां संशोधन था। और भारत में जो पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को हुआ था। 1959 को सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। संशोधन कौन सा था? जो अभी बताया है 73वां था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1992 को ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1992 को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। यहाँ नहीं पूछा है तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें नहीं वाला ढूंढना है। अब बताइए कौन सा नहीं आता है। देखिए, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, जी हाँ, लैंड रिफॉर्म्स तो यहाँ पर थे ही कि भूमि सुधारों के ऊपर बहुत सारे काम इसमें दिए गए हैं। दूसरा है जो न्यायिक पुनर्वीक्षण, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ मिल गया नहीं वाला, तो यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, भारत जो हमारा इंडिया है वहाँ पर पंचायती राज क्या प्रतिनिधित्व करता है? क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करता है ये? चलो, लोगों की हिस्सेदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल करता है? जी हाँ, करता है। सामुदायिक विकास मतलब कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट, हाँ ये तो मेन है ही कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ही तो सारे काम किए गए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? यानी यहाँ पूछा है कि इंडियन इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है, ठीक है, जो कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा क्या करता है? योगदान करता है। तो देखिए, ये तृतीय क्षेत्र है यानी कि टर्शरी सेक्टर। तो इसमें क्या आती है सबसे पहले? सबसे ज़्यादा सर्विस, ठीक है, सर्विसेज होता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? देखिए किसके कौन सी पंचवर्षीय योजना थी कि किसके काल में कीमत स्तर घटा? तो वो प्रथम वाली ही थी, ठीक है। कौन सी वाली थी? प्रथम वाली थी। तो अब देखो, प्रथम वाली का पहले हम लोग काल देख लेते हैं कौन सा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च और 1956 यानी कि 1956 तक रही थी। इसी योजना में कीमत स्तर घटा था और उसमें जो फोकस दिया गया था वो कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर फोकस दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा? यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चर फाइनेंस का सोर्स नहीं है? तो देखिए, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है तो नाबार्ड नहीं है, ठीक है, औद्योगिक के लिए नाबार्ड नहीं है। चलो, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो यहाँ साल पूछा है, कौन सा वर्ष पूछा है जहाँ पर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करी गई, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है तो यह आएगा 1991 यानी कि 1991 में करी गई थी, ठीक है ना, 1991 में करी गई थी, 2 बार करी गई थी। चलिए, अब यह है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली यानी कि नोट इश्यू आधारित है। तो नोट इश्यू किस पर आधारित है, ये है न्यूनतम कोष प्रणाली पर यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है। सबसे ज़्यादा उच्चतम अंक पूछा है तो ये होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब हमारा जो आरबीआई है वो सबसे बड़ा बैंक है हमारा, बैंकर्स ऑफ द बैंक है ना, क्या है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। सेंट्रल बैंक यही है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व यही है, यानी बहुत सारे काम जो है ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो सबसे उच्चतम अंक इसी का है। अब कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये है केंद्रीय उत्पादन शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। चलो नेक्स्ट है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बाईलैटरल फॉरेन एड आती है। देखो ये क्वेश्चंस पुराने हैं, ठीक है, तो ये है यूएसए, उस टाइम का है, ये यूएसए है। चलिए, अब है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, यहाँ से साइंस का है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो पढ़ाई के लिए कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है यानी कि अवतल होता है, अवतल लेंस। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका आंसर टंगस्टन ही है कि टंगस्टन होता है बल्बों में यूज़। पहले जो पीले वाले बल्ब आते थे उनमें टंगस्टन दिखता भी था बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे पहले। चलिए, अब है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाए बिना, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता वो जो है पदार्थ है वो सीधा गैस में जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। चलिए, अब यह निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम है। अर्धचालक का मतलब है सेमीकंडक्टर की बात करी जा रही है। अर्धचालक है यानी कि फुल चालक नहीं है, आधा आधा चालक है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर तो है लेकिन सेमी है, फुल नहीं है, अच्छे से इसकी वो नहीं है कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, अब यह टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे कौन सी धातु है जो कि द्रव्य है। तो वो है पारा, ठीक है, पारा जो थर्मामीटर्स में होता है ये है। चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। चलो, अब है निम्न में से सख्त यानी हार्ड कौन है। तो अब देखो इनमें से बताना है कि सबसे सख्त कौन है। तो सबसे सख्त आता है हीरा, ठीक है, हार्डेस्ट होता है। अभी इनमें से सब में से सख्त कौन सा है, हीरा है। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन, ये कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है, कार्बन की ही ये फॉर्म है। चलिए, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं। शुष्क बर्फ़ का मतलब है कि ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में पूछा है, ठीक है, यानी कि जो साबुन घरों में यूज़ करते हैं वो है, तो यह है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का मतलब क्या हो गया? जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। चलो, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। अब वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो मुख्य रूप से निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत टॉक्सिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा देखो, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले चैनल को थोड़ा जान लेते हैं। हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। पहली है हमारी बिहार स्पेशल सीरीज़ की, इसमें पूरा ये जो है वीडियोस बिहार के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ही डेडिकेटेड है। जैसे कि वीडियोस हैं हमारे यहाँ पर बिहार की हिस्ट्री को लेकर, तो बिहार की पूरी हिस्ट्री कवर कर रखी है, वन लाइनर के रूप में कर रखी है, लेकिन सारे ही इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। 3 वीडियोस में पूरी हिस्ट्री है। ऐसे ही ज्योग्राफी की वीडियोस हैं जो कि पर्टिकुलरली बिहार की हैं, वो अभी चल भी रही हैं। और बिहार के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 महीने के करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है मंथली भी आती रहती है बिहार की, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी सीरीज़। देखिए एनसीईआरटी सीरीज़ 2 में डिवाइड कर रखी है। एक है डिटेल्ड एनालिसिस, यानी यहाँ पर पहले फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, विद नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उनमें से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस सीरीज़ में डिस्कस किए जाते हैं। जीएसए 8 MCQs ये डेली करंट अफेयर से ही बनाए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब है मंथली मैगजीन। पिछले महीने का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहा है उसको वन लाइनर में कंपाइल करके लाया जाता है। पिछले महीना जो जुलाई गया है वो 40 वन लाइनर में कंपाइल करके लाया गया है। ट्रिक्स की अगर देखें तो 5 MCQs हैं, ये बहुत अच्छे हैं कि आपको याद आसानी से हो जाएंगे। चलिए मेंस टॉपिक्स को देखिए, ये भी रेगुलरली आते हैं। और पॉलिटी MCQs ये भी हमने कर रखे हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पूरा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। देखिए इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? मीथेन गैस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मीथेन गैस जो होती है उसको हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। और ये जो गैस है ये रंगहीन है, ठीक है। क्या है? रंगहीन है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। गंधहीन है यानी कि सुगंध नहीं होती। और स्वादहीन है यानी कि इसका टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया की बात करी जा रही है, के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, ठीक है। तो हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ठीक है ना। और एनेस्थीसिया होता क्या है? एनेस्थीसिया यानी कि जिसमें टेम्पोररी रूप में आपका सेंसेशंस का लॉस कर दिया जाए, यानी कि कुछ टाइम के लिए, फुल नहीं, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए सेंसेस जो होती हैं, यानी कि आभास जो है उसको शून्य कर दिया जाए, उस एरिया को आपको कोई भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। चलिए अब है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी हमें याद होनी चाहिए कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, 6 वाटर के हो गए, और साथ में क्या आ गया यहाँ पर कि क्लोरोफिल होना चाहिए, पत्ती के अंदर होता ही है, और सनलाइट भी होनी चाहिए, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर क्या बनता है? हमारा स्टार्च का मॉलिक्यूल बन जाता है और हमारे ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाती है। चलिए अब है जैविक सिस्टम। लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज़ यानी कि कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वो कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? तो उसको बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या करता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस को यानी कि किसी भी रासायनिक क्रिया को क्या करता है? वो तेज़ कर देता है, ठीक है, जल्दी कर देता है। चलो निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? अब मधुमेह क्या है? मधुमेह है डायबिटीज़, ठीक है ना।
कई लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो बस उसी से हमें याद रखना है कि किसकी कमी से होता है, तो ये है इंसुलिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। अब जो खट्टे फलों से हमें साफ पता चल गया कि यहाँ पर विटामिन सी की बात करी जा रही है और उससे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, चर्म के लिए, ठीक है। चलिए अब है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में खून की शुद्धिकरण यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ब्लड प्योरिफिकेशन किस प्रोसेस से होता है, ये होता है डायलिसिस से। और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, यानी कि कौन सा ऑर्गन, मतलब किडनी है ना, यहाँ पर किडनी होती है कि किडनी में ही ब्लड खून जो है वो साफ होता है, छनता है, ठीक है। चलिए ऑर्गन मतलब अंग। चलिए अब ये है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ चालकोलिथिक युग की बात है, तो ये है ताम्र पाषाण युग यानी कि कॉपर एज। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो अहिंसा का समान नहीं है, या फिर वेदों के प्रति उदासीनता नहीं है, या आत्मदमन या रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। देखिए यहाँ पर आत्मदमन का प्रोसेस समान नहीं है, क्योंकि आत्मदमन जो होता है वो जैनों में होता है, जैनियों में, ठीक है ना, जिसको संलेखन की विधि बोलते हैं। कि संलेखन में वो लोग ऐसा व्रत रखते हैं कि टिल डेथ वाला, है ना, लेकिन अपनी मर्जी से रखते हैं, तो वो बौद्ध में नहीं होता। अब है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो किस राजा ने बसाया था, उदायीन ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। यहाँ पूछा है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो ये करी थी राजगीर में, ठीक है। कहाँ हुई थी ये, राजगीर में हुई थी। और किसने आयोजन करवाया था, आयोजन करवाया था अजात शत्रु ने, ठीक है। किसने करवाया, अजात शत्रु ने करवाया। और सन कौन सा था, 1883 ईस्वी का सन था। चलिए अब है ईस्वी पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ये था इसका सन। अब निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, ठीक है, यानी कंटेम्प्रेरी पूछा है कि सिकंदर जो महान था वो किसके कंटेम्प्रेरी था, किसके समकालीन था, धनानंद के टाइम पर था, ठीक है। अब है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो यह था शुंग वंश। कौन सा आया था, शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक से मना कर दिया था। चलो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, यानी कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने से पहले हजरत आला की उपाधि ली थी, तो क्या नाम था, बहलोल लोदी नाम था, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो किसने किए थे, फिरोज तुगलक ने किए थे, ठीक है। उन्होंने कई सारे बागीचे भी लगवाए थे दिल्ली वाले एरिया में। चलिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो वो था बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, यानी जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ था, प्रथम कर्नाटिक वार का तत्कालीन कारण कौन सा था, तो ये थी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ठीक है। क्या था ये वाला, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग वहाँ चल रही थी और यहाँ पर हमारे इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वार चल रहा था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था। चलिए अब है किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था, तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो देखिए
इनमें से जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, ये भी नहीं, बिरसा मुंडा भी नहीं। तो किसने लिखा था? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने लिखा था। इनकी कृति थी आनंद मठ। क्या थी कृति का नाम? आनंद मठ कृति का नाम था। और इसमें वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसको कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने बहुत यूज़ करा था। ठीक है, अब है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो वो कौन सा कानून था? 1786 का एक्ट था। इसी के तहत उनको अधिकार मिला था कि अपने फैसलों को रद्द कर सकें। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कांग्रेस में भाग लिया था? यानी कि फर्स्ट राउंड में की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। कौन सी, किसने लिया था? तो वो लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, किसने लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 12 सितंबर 1930 को हुई थी ये। ठीक है, लंदन में प्रारंभ हुई थी। चलिए अब है, किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? 1906 हमारा सन है और कलकत्ता अधिवेशन है कांग्रेस का। अध्यक्षता पूछी है यानी कि प्रेसिडेंसी पूछी है, तो वो किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। चलिए, इंडिविजुअल वैयक्तिक सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस की बात पूछी गई है, तो देखो विनोबा भावे ने करा था ये। ठीक है, किसने प्रारंभ करा था? सबसे पहले विनोबा भावे ने करा था। इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में करा था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 की बात है ये, कि सबसे पहले जिन्होंने प्रारंभ करा वो थे विनोबा भावे ही थे। ठीक है, और ये बहुत ही अहिंसक था, मतलब इसमें वायलेंस नहीं था, अहिंसक था। ठीक है, चलिए अब यह किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांकित चेक था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, तो ये किसने कहा थी ये वाली बात, कि जो क्रिप्स प्रपोजल को, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल को महात्मा गांधी ने ये बोला था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है ना, क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक है और एक टूटते हुए बैंक के नाम पर है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलो नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। अब है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है ना, कौन से सन में? अब देखो, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद था वो त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, चलो अब है, दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा की गई 1930 में की गई थी। ठीक है, 1930 में की गई थी। और यहाँ पर गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा ने शुरुआत करी थी। और इसकी डेट क्या थी? डेट थी 12 मार्च 1930। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 में वो गुजरात के दांडी नामक समुद्र पर पहुँचे थे। और वहाँ पर उन्होंने एक अपनी मुट्ठी में नमक उठाकर ये कहा था कि अब मैं सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करूँगा। ठीक है, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात कही थी। चलिए अब है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है, देखिए इनमें से कोई नहीं है, ना बिरसा मुंडा, ना ही अनुग्रह नारायण सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, कोई नहीं है, क्योंकि ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल
गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा थी ये वाली बात। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो हमेशा ही रिपीट हो रहा है, तो ये ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो कौन नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है ना, ये उग्रपंथी नहीं थे, ये मॉडरेटर्स में आते थे और ये सारे एक्सट्रीमिस्ट में। चलिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे, तो वो लंदन से लौटे थे, क्योंकि वो किस में गए थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो असफल रहे थे, इसलिए यहाँ पे खाली हाथ लौटे थे, ऐसा कहा जाता है। दिसंबर 1931 की बात है। तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बोला था कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत में बट्टा नहीं लगने दिया है। ठीक है, और वैसे वो खाली हाथ लौटे थे। चलिए, अब है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता, तो उस पर हस्ताक्षर कब हुए, 1931 में। जब वो 30 में वापस आ चुके थे, तो 31 में क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसकी देखो डेट पूछी जाती है, तो आएगा 5 मार्च और 1931। ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। एक तो गांधी इरविन पैक्ट हो गया इसका नाम, और दूसरा नाम है इसका दिल्ली पैक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या है, एक है गांधी इरविन पैक्ट और एक होता है पूना पैक्ट। तो ये आगे पीछे की थोड़ा हमें समझ होनी चाहिए। देखो, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब इस पैक्ट को होने के बाद गांधी जी गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, वहाँ से आने के बाद जो है फिर पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो पूना पैक्ट जो है गांधी इरविन पैक्ट के बाद आता है। ठीक है, ये हमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, शायद पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन मैंने ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए, अब है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 में। ठीक है, कब किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, जिसके चलते क्या हुआ था, चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, है ना। चलिए, अब है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे, तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इस टाइम पर थे जयप्रकाश नारायण, इनमें नहीं थे। चलिए, अब है अगला है गद्दी लोग निवासी हैं। तो गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। अब है मानस नदी किस नदी की उपनदी है। मानस नदी पूछी गई है, किसकी उपनदी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ये पहले भी आ चुका है, पहले भी डिस्कस करा था हमने, तो ये है कावेरी नदी पर। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। देखो, गंगा नदी के किनारे है, सबसे बड़ा शहर है, तो वो कौन सा है, ये है कानपुर शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, याद रखना। कहाँ का, पूरब का मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर। ठीक है, और यहाँ पर चमड़े का उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब ये है कौन सी, हाँ, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया जाता है, तो कौन सी नदी है, वो है कोसी नदी जो बिहार में है। अब है कौन सी नदी, हाँ, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इतना अपना मार्ग बदलती है कि फ्लड लेकर आती है। ठीक है ना। अब है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है, तो ये है नर्मदा। नर्मदा नदी है जो कि फॉल्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम की बात करूँ तो उद्गम यानी कि ओरिजिन कहाँ से होती है, तो ये होती है विंध्यान पर्वत से। ठीक है, विंध्यांचल से, और वहाँ पर अमरकंटक नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और जब ये गिरती है, कहाँ पर गिरती है, ये गिरती है अरेबियन सी में।
कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में, तो वहाँ पर एस्चुरी बनाती है। चलिए और देख लेते हैं। अब है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती हैं? देखो ये तीनों ही अमरकंटक से निकलती हैं, यानी कि अमरकंटक से सोन नदी इधर जाएगी, नर्मदा इधर आएगी और महानदी इधर जाएगी। ठीक है, एरिया यही वाला है। चलिए अब है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, देखिए अगर मैं इंडिया का ऐसे यहाँ बना लेते हैं रफली छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ आएगा महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ आएगा कर्नाटक में। यहाँ पर इन वाले एरियाज़ में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं सह्याद्री पर्वत कहते हैं। चलिए अब है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत में सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है, तो वो है गॉडविन ऑस्टिन। ये पहले भी आ चुका है। माउंट एवरेस्ट नहीं है क्योंकि ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग K2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब है रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। अब है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। ये नहर सिंचाई की नहर है जो कि गंडक नदी से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो सबसे बड़ा कपास कहाँ उगता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगता है। चलो नेक्स्ट है हीराकुंड बांध डैम तैयार किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया? हीराकुंड महानदी पर किया गया है। कहाँ है? महानदी पर है, जिसको कि उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक, ठीक है। चलो अब ये नहीं करना है, ये देख लेते हैं गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में। अब देखो गन्ने के उत्पादन की बात है, तो ये आएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब ये है निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में यानी कि सर्दियों में बारिश मिलती है? तो ये आएगा तमिलनाडु में मिलती है। रिट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है, वहाँ बे ऑफ बंगाल से यानी कि लौटता मानसून जिसे बोलते हैं, वहाँ से पानी उठाकर तमिलनाडु में बारिश कर देता है ये। अब है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1948 में। अब खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? अगर हम खेती के अंतर्गत देखें, क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो, ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है, देखो यहाँ पर आएगा चावल आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं करना है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में है ये कोरबा कोयला क्षेत्र। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था? कौन सन में हुआ था? 1883 में हुआ था, ठीक है ना, लॉर्ड 1853 में, ठीक है, कौन सन में हुआ? 1853 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ, ठीक है। कौन से लॉर्ड थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ। और कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये हुआ था मुंबई से थाने, ठीक है, ये मुंबई से थाने। चलो पारादीप अवस्थित है, तो पारादीप कहाँ पर है? पारादीप है उड़ीसा राज्य में है पारादीप, ठीक है, पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से ही होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि सूर्य की ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, तो सूर्य से ही होगी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, तो ये आता है प्रशांत महासागर से यानी कि पैसिफिक ओशन से खींचा जाता है। पैसिफिक ओशन में होती है लाइन, ठीक है। ये हमने लाइंस खुद अपनी सहूलियत के लिए बना रखी हैं, ऐसा आपको दिखेंगी नहीं हमारी पृथ्वी पर, ये खुद अपनी सहूलियत के लिए बना रखी हैं हमने, ठीक है। चलिए अब है अगला ग्रह प्लैनेट जिसका कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, तो देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। बुध यानी मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन है? तो है 89। चलो अब है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार यानी कि शुक्र यानी कि वीनस को इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलो अब है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना टाइम लगाता है?
तो ये लगाता है 84 वर्ष लगाता है। अब नेक्स्ट है किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक वोल्केनो है, ठीक है, क्या है? वोल्केनो। अब है संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहा जाता है पामीर को, ठीक है। किसे कहा जाता है संसार की छत? पामीर नोट को, पामीर को कहा जाता है। अब है रेगुर, किसका नाम है? देखो पहले भी आ चुका है, काली मिट्टी का नाम है रेगुर। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये किया पैंक ने, ठीक है। किसने किया? पैंक साइकिल ऑफ इरोजन आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, तो बस ये उन्हीं साइंटिस्ट का नाम पूछा है, उनका नाम है पैंक। अपरदन चक्र उन्होंने ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो कहाँ से कहाँ तक की है? तो ये है हिंद महासागर से चीन सागर तक की, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की है? हिंद महासागर से चीन महासागर तक की। अब है फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप के बारे में पूछा है, तो फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। आप एक बार या तो एटलस खोल लीजिए या फिर वर्ल्ड मैप जो भी हो आपके पास, ठीक है, उसमें देखते चलिए। चलिए गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है एक महाद्वीपीय धारा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वार्म ओशियन करंट है, यानी कि जो गर्म जलधारा है ये, ठीक है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब है एस्किमोज निवासी हैं, एस्किमोज कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के हैं, ठंडे प्रदेशों में होते हैं एस्किमोज, तो कनाडा आएगा। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी भी हमने पढ़ा था, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं, ठीक है। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? देखिए किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो अगर आज के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को करें तो बिहार में जनसंख्या घनत्व है 1102, ठीक है, 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। और वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो 1028 है, ठीक है। तो हमें इस आंकड़े के ऊपर करना है ये, ठीक है। चलिए वैसे इनमें से पश्चिम बंगाल आएगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हमें पूछा जाए तो बिहार आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। ये है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे, एक मिनट देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे, है ना, दांडी मार्च के साथ नहीं जुड़े थे, तो सभी अवज्ञा आंदोलन नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। किसके? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि आर्टिकल्स 12 से 35। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की बात है, यहाँ से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो अध्याय कौन सा था? ये था मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो 1976 वाला संशोधन था, 42वां संशोधन था। चलो नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो देखो वैसे भारत के राष्ट्रपति के पास है ना, पहले थी, लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा है, और ये अब इनका जो हम एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होता था अब नहीं होता, ठीक है। अब है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड है, तो एग्जीक्यूटिव हेड है तो कौन आएगा? ये आएंगे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यानी यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति पूछी गई है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अब है 112 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो उनका चुनाव किया जाता है एकल
हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। अब है भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो ये है विधान पालिका परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा होती है ऐसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अब है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? तो वो देते हैं अटॉर्नी जनरल। अब है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये तो है हमारे संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। पार्लियामेंट को ही शक्ति है कि हमारे जो न्यायालय हैं उनके अंदर कितने जजेस बैठेंगे, तो उनके नंबर्स जो है यहीं से चेंज होते रहते हैं। चलिए अब है 116 प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो ये 10 जुलाई 1992 की बात है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी कि डिप्टी दीवान नियुक्त किया गया? तो शितब रॉय को किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। अब है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत, देखो इसको तो नए आंकड़ों के साथ करना, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब है पट अंचल रीजन अवस्थित है, तो पट अंचल है झारखंड में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये 45.85% लेकर बना। अब है बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है, तो ये कौन सा है? वैसे वेस्ट चंपारण है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में है गया और वैसे है वेस्ट चंपारण, ठीक है। चलिए झारखंड राज्य स्थापित हुआ, तो झारखंड राज्य कब बना? 2000 ईस्वी में बना, ठीक है, 2000 में बना। अब है ये नहीं करना है हमें। 126 में क्या है? बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो देखो ये भी पुराने हैं, तो नए आंकड़ों के अनुसार करना। वैसे अगर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 15.3% है, ठीक है। चलिए अब है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष में हुआ? तो 1912 में हुआ था। ये बंगाल से अलग होकर बिहार बना था और उसके साथ उस टाइम पर उड़ीसा भी था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है, यहाँ नगर पूछा है तो देव में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? बोध गया में। चलिए बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो वो कहाँ पर है? बिहार में बरौनी में है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू रांची कौन से खनिज के लिए है? तो यह है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट अयस्क के लिए। अब बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत में कुल वन है, देखो इसको भी नए हमें आंकड़ों से करना होगा। तो वैसे अगर अभी का देखा जाए 7.84% है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अब है इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो देखिए ये गोड्डा, रांची, बोकारो, ये सारे किस में है? ये झारखंड में ही तो है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब है ये नहीं करना है ना, आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप कौन सी है बिहार राज्य की? तो वो गन्ना है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गया, ठीक है, गया प्रसिद्ध है। अब है बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो बिहार में कृषि के अंतर्गत कितना है? ये है 85 लाख। अब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो वो तो बिहार के ही रहने वाले थे। चलिए अब बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ? 1956 में स्थापित हुआ। अब यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करिएगा जो सारे क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरा 44th यानी कि 44वां क्वेश्चन पेपर।
तो इसको भी कीजिए और जो बाकी जो पहले करवा रखे हैं वो भी कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।